Hello students, my name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of PW. So आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लेकर आए। दिमाग में सबसे पहले जैसे ही हम 12th क्लास स्टार्ट करते हैं, टारगेट सबका यही होता है, हर कोई मन ही मन में ये तो चाहता ही है कि मेरे बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स आए, बट बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में यकीन नहीं होता कि हम ये मार्क्स ला सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अस कि हम बोर्ड्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री के अंदर लेकर आए? सो ये बिल्कुल हो सकता है। इस बार के भी जो स्टूडेंट्स थे जो हम लोगों से एनसीईआरटी वाला पे पढ़े, हम लोगों ने आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करा था और वहाँ पर हम लोगों ने हाईलाइट कर करके आपको दिखाया था कि केमिस्ट्री के अंदर बेटा बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रखे थे। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे भी आप ही में से थे और आप भी ये सब अचीव कर सकते हो, आप भी केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल 100 में से 100 ला सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो, सब कुछ मुमकिन है अगर आप उसके लिए कोशिश करो और मेहनत करते रहो। सो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे, पढ़ाई वाली क्लास नहीं है, ये डिस्कशन वाली क्लास है कि क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या चीज़ें हमें केमिस्ट्री में करनी है थ्रू आउट द ईयर so that we can score full out of full in chemistry board exams. So अगर हम केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की बात करें बेटा, so यहाँ पर जो आपकी थियोरी होती है, थियोरी का पेपर जो है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको स्कूल से मार्क्स मिलते हैं वो 30 मार्क्स का होता है। सो बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है इस साल वालों में भी कि केमिस्ट्री में थियोरी में फुल आ रहे हैं बट स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल में नंबर पूरे नहीं दिए, जिसकी वजह से उनके 100 आउट ऑफ 100 आने से रुक गए। तो ऐसा नहीं है, स्कूल के वो 30 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्कूल के टीचर से बनाकर रखनी है। कोई शैतानी मत करना कि ये ना हो कि लास्ट में आपके प्रैक्टिकल्स की वजह से फुल आते आते रह जाएं। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में आ गया बट प्रैक्टिकल में टीचर ने 27 दिया, अब बच्चे का टोटल कितना आ रहा है? 97 आ रहा है। तो आपको स्कूल वाले टीचर्स जैसा बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स सब कुछ स्कूल का काम टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, है ना, अगर आपको प्रैक्टिकल में फुल चाहिए तो। सो जितने भी इस बार के जो टॉपर बच्चे थे जिनके केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए, उन सब से आई कनेक्टेड, कुछ बच्चों से कनेक्ट करा मैंने और मैंने उन लोगों से पूछा कि यार तुमने ऐसा क्या स्पेशल केमिस्ट्री के अंदर करा कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स केमिस्ट्री में आए। ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी कि अब इस साल के बच्चों के भी फुल आए और उनसे मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। तो पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना बेटा, कि जो सक्सेस है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक दिन में मिल जाएगी। उन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी थी, रिपीटेडली मेहनत करी थी, इतने छोटे छोटे एफर्ट्स कर करके उनके केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स आए और भी सब्जेक्ट्स में आए होंगे, आई एम वेरी श्योर। So success is the sum of small efforts which has to be repeated day in and day out, ताकि वो चीज़ उन बच्चों की वो मार्क्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुई है और वही आप लोगों की भी रिफ्लेक्ट होगी अगर आप ये कुछ स्टेप्स करते जाओगे। सो अगर हम बात करें बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 12th के अंदर जो आपकी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 11th में भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो सबसे पहला वाला जो पार्ट है दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट आपका आ जाता है, एज पर आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर एनसीईआरटी, जो चैप्टर्स का सीक्वेंसिंग हो रखा है आपका 12th के अंदर। पहले जो 5 चैप्टर है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद आपका 6, 7, 8 और 9, 6 चैप्टर है मेटलर्जी वाला, 7 चैप्टर हो गया आपका पी ब्लॉक, 8 चैप्टर हो गया डी एंड एफ ब्लॉक और 9 चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो आपका किस में आ जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। और जो लास्ट के 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, बट वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो आसानी से हो जाते हैं। और ये जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी बोर्ड एग्जाम्स, राइट।
क्योंकि चीज़ तो सेम ही है, थोड़ा बहुत सिलेबस के अंदर फ़र्क होगा, बट मेन जो बोर्ड वाला आपकी चीज़ों को चेक करना चाहता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड एग्जामिनर आपकी क्या क्या स्किल्स को चेक करने की कोशिश करता है और आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, सो ये बेसिकली आपकी चेक करता है, इट चेक्स योर कैलकुलेशन एबिलिटी, कि आप कितनी बढ़िया कैलकुलेशन कर रहे हो। इट चेक्स योर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन स्किल, कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। कैलकुलेशन एबिलिटी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पोर्शन जो आपका कवर होता है वो आपका किस चीज का है, न्यूमेरिकल्स का ही है ना। तो जो बोर्ड एग्जामिनर है फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से, जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू दी सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस में थोड़ा थियोरेटिकल है, बट बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो बोर्ड एग्जामिनर है वो एक तो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स चेक करते हैं, न्यूमेरिकल आप कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, कितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन है, आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल के अंदर इट्स कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। अब फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ पर आपके मार्क्स ना कटे, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द टू डू, यही तो दिमाग में आ रहा है कि क्या करें ऐसा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स आए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपका अप्रोच होना चाहिए कि जब भी आप कोई चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ते हो, सबसे पहले है बेटा मेक अ फॉर्मूला चार्ट ऑफ ईच चैप्टर, है ना। हर चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाएं जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हर चैप्टर के एक जगह सम अप हो जाएं, कि जब लास्ट मिनट आप रिविजन करो तो आपको एक जगह पे फॉर्मूलेज मिले और आप फटाफट से फॉर्मूले देखते जाओ। सेकंड है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको फास्ट करें, कि इस वाले पोर्शन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बार बच्चों से क्या होता है कि वो फॉर्मूला सही पुट करते हैं बट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और आखिरी में आंसर आते आते यार बेचारों का आंसर गलत आ जाता है, जो सबसे दुख वाली फीलिंग होती है कि सब कुछ सही करो और आखिरी में आंसर गलत लिख दिया या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सो योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। अब कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है सिर्फ एक ही तरीके से, दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करने हैं, बार बार सॉल्व करने हैं। ये मत सोचना एक बार कर लिया चलो जी हो गया, मेरे को तो आ गया क्वेश्चन। सॉल्व करो, उस तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपकी कैलकुलेशन फटाफट होती जाए। इसके अलावा कैलकुलेशन आसान करने के और भी थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब थोड़ा टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, यू हैव टू सॉल्व, ऑफ कोर्स ये मत सोचेगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चे क्या करते हैं सप्लीमेंट्री बुक्स लगाते रहेंगे इधर उधर की और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते नहीं हैं। सो यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स, you have to solve NCERT in text questions and you have to solve back exercise। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स में, ऐसा नहीं है कि हम ये बोले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, यू शुड सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है एंड कोई भी एक जो भी आपको रेफरेंस बुक लगती हो जिससे आपको समझ आता हो, है ना, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट है, जो अगर आपके स्कूल के टीचर ने रेकमेंड करी हो या आपको किसी फ्रेंड ने
रेकमेंड करी हो, किसी सीनियर ने रेकमेंड करी हो, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक साथ में रखें जिसको आप सॉल्व करें। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्व करना, एग्जाम्पलर सॉल्व करना, एक रेफरेंस बुक सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए, कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए, एंड नोट्स तो हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट योर नोट्स प्लस, ये सब तीनों पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो ओवरऑल टिप्स मैं बताऊंगी। तो कंप्लीट योर नोट्स टाइमली, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जैसे जब मैंने कुछ बच्चों से बात करी जो हम लोगों से पढ़े थे, जिनके फुल आउट ऑफ फुल आए, उन्होंने एक ही बात मुझे यही सबसे पहला पॉइंट यही लिखा था कि मैम हमने जो बैच फॉलो करा था ना, वो स्टार्टिंग से फॉलो करा था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी स्टार्टेड फॉलोइंग द बैच, एंड नोट्स आपके उसी टाइम कंप्लीट होने चाहिए जब आपको क्लास में करा रहे हैं, क्लास के बाद भी, बट नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। प्लस बेटा नोट्स की रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए, रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए। ये नहीं कि अब बना लिए नोट्स और वो रखे हुए हैं एज इट इज, आप एक एक महीने तक टच भी नहीं कर रहे हो। नोट्स शुड बी रेगुलरली रिवाइज, यानी जब नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसी चैप्टर की, तो उससे 10-15 मिनट पहले एक बार देख लो कि लास्ट क्लास के अंदर टीचर ने क्या कराया था। तो उससे क्या होता है, आपकी धीरे धीरे आपको चीजें याद भी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, so next we are going to talk about my favorite and your not favorite portion, that is your inorganic chemistry। but नहीं, बच्चों ने बहुत बोला कि हमें inorganic chemistry में full marks आए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। inorganic chemistry की अगर बात करूँ यार, तो ये आपकी एक ही स्किल को चेक करता है। It basically checks your memorizing ability, कि आप कितना याद कर सकते हो, कितना याद रख सकते हो। प्लस यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन तो होता ही है, क्योंकि ट्रेंड्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे भी दिमाग तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोले कि इनऑर्गेनिक में दिमाग नहीं लगता। यहाँ पर आपको क्या क्या करना चाहिए इनऑर्गेनिक के केस में, अगेन यहाँ पर आपको अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक के केस में, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ कोर्स। अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके मेन पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते तो जो फुल नोट्स हैं उन्हीं के अंदर आप हाइलाइटर लो बेटा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके ट्रेंड्स होने चाहिए, जो भी ट्रेंड्स आपको कराए गए हैं पी ब्लॉक के अंदर, डी एंड एफ के अंदर, वो सारे ट्रेंड्स होने चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्शंस तो होने ही चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। सो यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो आप क्या करो, नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एक्सेप्शंस को, जो जो टीचर बताता है कि बेटा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता ही आता है, उनको खासकर हाइलाइटर से भर भर के एकदम हाईलाइट कर लो कि ये PYQ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से रिपीटेडली सवाल आता है। तो वो एरियाज को आप मार्क कर लें कि आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहें। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है that you read NCERT at least 2 to 3 times। सेम चैप्टर की बेटा आपको NCERT कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार पढ़नी ही पढ़नी है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और ये ज्यादातर टॉपर्स ने बोला था कि मैम हमने NCERT 2 से 3 बार तो मिनिमम पढ़ा था, मैक्सिमम तो बहुत बच्चों ने काफी ज्यादा बार पढ़ा था, इतनी बार पढ़ा था कि उनको चीजें ये तक पता हो गई थी कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। और ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे। सो यू हैव टू रीड NCERT 2 to 3 times, अगेन सॉल्व NCERT, कंप्लीट एग्जाम्पलर। और इनऑर्गेनिक में मैं यही कहूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाएं, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर ज्यादातर जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से बार बार रिपीटेडली आता है। बोर्ड्स के PYQs की बात कर रही हूँ मैं खासकर। सो एग्जाम्पलर करें, PYQs कर लें, और अगर कोई एक रेफरेंस बुक करनी है तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आप मतलब मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से ज़्यादातर सवाल यहाँ से और यहाँ से आ जाता है, ठीक है। प्लस इनऑर्गेनिक के अंदर भी यू नीड टू डू रेगुलर रिविजन। यहाँ पे रेगुलर रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चीज़ें भूलने लगते हैं, और ये आपके के साथ क्या किसी के भी साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। अगर मैं कोई चीज़ रेगुलरली नहीं पढ़ूंगी मैं भूल जाऊंगी। तो कोई नई बात नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा, चैप्टर एकदम गायब हो गया है। वो गायब तभी होगा जब आप 2-2 महीने तक उस चीज़ को टच नहीं करोगे। सो यू नीड टू रिवाइज रेगुलरली। टच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर को टच कर दिया तो ओहो रिवाइज हो गया। टच का मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। और मैं हमेशा यही कहूँगी बेटा, एक साथ पाइल अप करके मत रिवाइज करना। एक लेक्चर खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज कर लिया, फिर 2 लेक्चर हो गए, तीसरे लेक्चर से पहले फटाफट फर्स्ट और सेकंड देख लिया क्या क्या पढ़ाया था। सो उससे क्या होता है, आपको फर्स्ट का भी और सेकंड का भी रिवाइज हो जाएगा और थर्ड वाला लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम एरिया रहता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बच्चों का ये फेवरेट पोर्शन होता है, जिनको समझ आ जाता है, और जिनको नहीं समझ आ पाता उनके लिए ये वाला पोर्शन सबसे हेटेड पोर्शन हो जाता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये आपकी ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी काफ़ी स्किल्स टेस्ट होती हैं। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स क्या हैं, प्लस आपके बेसिक्स की क्लैरिटी कितनी है। ये सारी चीज़ों को बोर्ड वाला चेक करता है। आपको कॉन्सेप्ट कितना आता है, आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है बेसिक्स की। बेसिक्स का मतलब है जीओसी वाले बेसिक्स की, ऑर्गेनिक के बेसिक्स की। सो यहाँ पर आपकी क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बेटा ऑर्गेनिक में ध्यान रखनी है, द फर्स्ट थिंग इज दैट योर बेसिक्स ऑफ जीओसी जो 11th क्लास का है, दैट शुड बी क्लियर। अगर आप 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले कहीं से भी आप 11th की चाहे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक्स अपने क्लियर करो ऑर्गेनिक के, यानी कि नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जो कुछ नेम्ड रिएक्शंस थे, मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक जगह पर सारे के सारे, जब आप चैप्टर पढ़ लो और हर चैप्टर के बाद आप क्या करो, अपनी कॉपी के पीछे ही नेम्ड रिएक्शन कुछ पेजेस लास्ट के स्टार्ट कर दो नेम्ड रिएक्शंस लिखना। सो वहां पे जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा आपके एक जगह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस हो जाएंगे। इसके अलावा राइट एंड लर्न ऑल्सो। वैसे तो ये याद ही हो जाता है लिखते लिखते, समझ आते आते। राइट एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स। और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स आप सिर्फ वही करें जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, मैं ये मेंशन कर रही हूँ, अगर आप बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ वही मैकेनिज्म्स को फॉलो करें जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बियॉन्ड जो उन्होंने दिया है उससे मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं कि रिएजेंट्स और उन रिएजेंट्स का क्या यूज होता है। अगर आपको इस चीज की भी क्लैरिटी है तो ऑर्गेनिक आपको आराम से समझ आ जाती है। तो मेन ये है कि आपको एक तो नेम्ड रिएक्शंस याद लिखने हैं, प्लस आपको नेम्ड रिएक्शंस भाई टिप्स पर होने चाहिए। द नेम्ड रिएक्शंस शुड बी ऑन टिप्स। ये नहीं कि आप सोच रहे हो अच्छा कोल्ब्स रिएक्शन ये था, एल्डोल कंडेंसेशन ये था, और आपका कोई और जो रिएक्शन हो रहा है रीमर-टीमन हो गया, उसके लिए आप सोच रहे हो अच्छा रीमर-टीमन में क्या होता था, हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता था। या अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो मतलब आपको नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से नहीं याद है।
नेम्ड रिएक्शंस शुड बी ऑन टिप्स, द बेसिक्स शुड बी क्लियर। इसके अलावा आप जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको एक जगह पर लिख लो। रिएजेंट्स जो हैं उनका क्या यूज़ है, कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक के लिए द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज सॉल्विंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गेनिक के बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर कन्वर्जन्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हर चैप्टर के बाद आपको भर भर के क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्जन के, नॉमेनक्लेचर के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो ऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हम ऑर्गेनिक इधर उधर रेफरेंस बुक से कर ले और एनसीईआरटी नहीं करते हैं। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी, और वो भी अच्छे से। आप भले ही थ्योरी पार्ट एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक का ना पढ़ो, जो भी टीचर है उसके नोट्स को फॉलो कर लो, बट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो ये तो तीनों पोर्शन वाइज हो गया। अब बात कर लेते कि ओवरऑल क्या करें। अगर हमें फुल एकदम लाने हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम फोड़ कर आना है, आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट में आपका नाम दिखे 100 आउट ऑफ 100 में, सो हमेशा जो ये फाइनल टिप्स हैं कि एक तो आपके नोट्स हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट योर नोट्स, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, प्लस बेटा आपके नोट्स की रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए, रेगुलर रिवीजन ऑफ नोट्स। ठीक है, इसमें आपका दोनों चीजें होनी चाहिए नोट्स की। आफ्टर द क्लास यू शुड रिवाइज द नोट्स एंड बिफोर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। इससे आपको चीजें क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, याद होना स्टार्ट हो जाती हैं। केमिस्ट्री के अंदर हर बच्चे ने यही बोला कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आपको भी पढ़नी है। यू नीड टू रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 to 3 times, उससे ज्यादा पढ़ लोगे तो भी बढ़िया है ना। इसके अलावा यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बैक एक्सरसाइज नहीं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का इंटेक्स, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, प्लस एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का, प्लस एनी वन रेफरेंस बुक। इसके अलावा बेटा हम भी आपको हर चैप्टर की डीपीपीज देते हैं, तो you can solve the DPPs also of every chapter of every class that we give। तो आप DPPs को भी रेगुलर सॉल्व करेंगे तो भी आपको काफ़ी क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। ये हो गया। इसके अलावा नोट्स को रिवाइज करना, मेन जो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे करते नहीं हैं, ठीक है, इज द सेल्फ इवैल्यूएशन। आप नोट्स बना रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, आप सॉल्व भी कर रहे हो एनसीईआरटी, बट आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हो। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट टेस्ट देने से घबराते हैं। सो यू हैव टू गिव टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए ना, कहीं भी ऑनलाइन दे दीजिए, ऑफलाइन दे दीजिए, कोई सैम्पल पेपर की बुक ले लीजिए, बट आप टेस्ट दें। और जब भी आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को भी जब भी प्रैक्टिस करो ना बेटा, टाइम लगा के करना। और जब आप टेस्ट भी दो तो आप हमेशा टाइम सेट करके टेस्ट दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में पेपर सॉल्व कर पाओगे, कितनी देर में कर रहे हो, कहाँ आपको टाइम लग रहा है। और जब आप टेस्ट दे दो उसके बाद आप देखो कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही थी, आप कहाँ पर अटक रहे थे, उस चीज़ को फिर से रिवाइज करो कि इस क्वेश्चन में यार मेरे को टाइम लग रहा था, मैं कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही थी, तो आप इवैल्यूएट करो कि ये मुझे क्यों नहीं आया, क्या मुझे ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है, क्या मुझे इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, खासकर फॉर सब्जेक्टिव जब आप आंसर लिखते हैं, सो फॉर सब्जेक्टिव योर
प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज इंपॉर्टेंट। आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जिनको लगता है कि हम लिख नहीं पाते हैं आंसर, तो आप क्या करें कि आप आंसर फ्रेम करें और जो भी आपके टीचर्स हैं आप उनसे कनेक्ट करें कि क्या मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर मैंने ठीक लिखा है, क्या इस आंसर के अंदर मेरे को और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हैं सब्जेक्टिव के अंदर, आपके आंसर के अंदर जो मेन एक की पॉइंट होता है वो हमेशा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दुनिया जान की कहानी लिखते रहते हैं, बट जो मेन पॉइंट होता है कभी कभी वही मिस कर देते हैं। सो सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट ईदर यू आर राइटिंग द मेन पॉइंट और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो और आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। राइटिंग जिसकी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर आप नीट एंड क्लीन भी लिखते हो, टीचर को आपकी लैंग्वेज आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए, इतना लिख देना, ठीक है। सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग से टीचर को फॉलो करेंगे, सारे नोट्स कंप्लीट रखेंगे, रेगुलर रिविजन करेंगे, एनसीईआरटी थॉरली सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, कोई भी एक रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, प्लस टेस्ट देने हैं रेगुलरली, घबराना नहीं है टेस्ट देने से, टेस्ट को इवैल्यूएट करना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको दोबारा पढ़ो। और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए अपने आंसर की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर लिख लिख कर प्रैक्टिस करा करो ताकि आपको आंसर लिखना आ सके। ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आई थिंक आप लोग भी बोर्ड में एकदम फुल मार्क्स लेकर आओगे और हम लोग नेक्स्ट ईयर आप सबका नाम अनाउंस करेंगे। मेरे पास अब एकदम लंबी लिस्ट हो जानी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, जितनों के इस बार थे उससे डबल ट्रिपल बच्चों के नाम आने चाहिए 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और जाने से पहले एक चीज़ जो है जो सबके साथ होती है, when obstacles arise you change your direction to reach your goal। जब कोई मुश्किल आ जाती है तो आप उस गोल को रीच करने के लिए डायरेक्शन बदलते हो, बट यू डू नॉट चेंज योर डिसीजन टू गेट देयर। अब ये तो नहीं, स्टार्टिंग में हमने सेट करा कि बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, नहीं आ पा रहा, तो ये थोड़ा ना कि आप अपने गोल को ही चेंज कर दोगे कि नहीं भाई मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। आप डायरेक्शन चेंज करो, यू चेंज योर डायरेक्शन, यू चेंज योर अप्रोच। हो सकता है आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो वो गलत हो। सो जब भी कोई मुश्किल आए आप डायरेक्शन को चेंज करो टू रीच योर गोल, बट अपने डिसीजन को ही मत बदल दो कि आप अपने आप को ही डाउट करने लग जाओ कि यार मैंने तो गलत ही सोच लिया कि मेरे 100 आ सकते हैं, मैंने क्यों सोच लिया, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी नहीं लानी है। स्टे पॉजिटिव एंड यू विल शाइन। So thank you so much. Bye bye. Take care.